वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 396 पर आ जाइए। यूपी पीसीएस के लिए फोकस करेंगे इसमें हम इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों पर। उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे जहां तक अपना हो गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, वहां पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 396 तक पहुंच सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भावनाओं का एक स्थायी कूड़ाघर किसने कहा है? नीति निर्देशक तत्वों को कुछ लोगों ने कुछ कुछ कहा है, पूछ सकता है। एक तो वो चेक वाला बड़ा पूछता है, ठीक है, केटिशा वाला। यहाँ उत्तर क्या है? नीति निर्देशक सिद्धांतों को भावनाओं का एक स्थायी कूड़ाघर किसने कहा है? टी टी कृष्णमाचारी ने। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को टी टी कृष्णमाचारी ने भावनाओं का एक स्थायी कूड़ाघर कहा है। ठीक है, और कुछ लोगों ने भी कहा है, क्या क्या देखते हैं। जैसे केटी शाह ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को अतिरेक कर्मकांड कहा है और इसकी तुलना ऐसे चेक से की है जिसका भुगतान बैंकों की सुविधा अनुसार किया जाता है। केसी व्हीलर ने जो है लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र एवं धार्मिक उपदेश कहा है नीति निर्देशक सिद्धांतों को। और कर्मकांडी आकांक्षा कहा है सर आइबर जोनेक्स ने नीति निर्देशक सिद्धांतों को। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। ग्रेनविल ऑस्टिन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान का अंतःकरण या मूल आत्मा है? बताइए कौन कौन। मूल अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत, मूल कर्तव्य। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने किसको जो है भारतीय संविधान का मूल आत्मा या अंतःकरण माना है? एक तो प्रियम्बल को माना यानी प्रस्तावना उद्देशिका को, वो तो है नहीं इसमें। एक एफआर को माना यानी फंडामेंटल राइट्स को। एक माना डीपीएसपी को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ठीक है, यानी नीति निर्देशक सिद्धांत हो गए, मूल कर्तव्य हो गए। प्रस्तावना इसमें है नहीं, वरना तीनों हो जाता, मूल कर्तव्य है। ठीक है, मूल अधिकार हो गए, नीति निर्देशक सिद्धांत हो गए, मूल कर्तव्य नहीं है। प्रस्तावना होता तो डी होता, फिलहाल अब क्या होगा, केवल एक और दो, बी। तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने प्रस्तावना यानी प्रियम्बल या उद्देशिका को, मूल अधिकारों को, नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारत के संविधान की मूल आत्मा या अंतःकरण कहा है। ठीक है, और अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से मामले या वाद में भारतीय संसद ने 24वां संविधान संशोधन अधिनियमित करने का अवसर दिया? बताइए इनमें से कौन सा मामला है वो जिसने भारतीय संसद को 24वां संविधान संशोधन अधिनियमित करने का अवसर दिया? केशवानंद भारती मामला? नहीं। मिनर्वा मिल्स मामला? नहीं। गोलकनाथ मामला? हाँ। ऑप्शन नंबर बी। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 मामला या वाद ने संसद को 24वां संविधान संशोधन और 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 जो है अधिनियमित करने का अवसर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा घटित होने के क्रम में सही है? बताइए। जो सबसे पहले हुआ होगा वो सबसे पहले रखेंगे, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है। केशवानंद भारती मामला पहले था या फिर गोलकनाथ मामला पहले था, या मिनर्वा मिल्स इन दोनों के पहले है या बाद में है या बीच में है? तो सबसे पहले गोलकनाथ मामला है, ठीक है, गोलकनाथ वाद। उसके बाद है केशवानंद भारती वाद, ये तो 1973 का है। और मिनर्वा मिल्स है इन तीनों के बाद, ये है 1980 का, यानी ये 73 से पहले है। बी है इसका आंसर। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला 1967, इस मामले या वाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला 1973, इस बाद में सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, इस बाद में जो है न्यायालय के उपरोक्त दूसरे प्रावधान को असंवैधानिक एवं अवैध घोषित कर दिया गया एवं प्रथम प्रावधान को संवैधानिक एवं वैध माना। इस बाद में व्यवस्था की गई कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, परंतु मूल ढांचे में, ठीक है, मूल ढांचे को जो है वो नहीं बदल सकती। यानी जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियमित हुआ था ना 1976 में, इसके द्वारा सभी निदेशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता जो है वो दी गई थी।
जो इसके बाद हुआ, ठीक है। वरना इससे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि मौलिक अधिकार में जो है संशोधन नहीं कर सकते, ना प्रियम्बल में संशोधन कर सकते। फिर बाद में इन्होंने निर्णय दिया केशवानंद भारती बाद में कि आप संशोधन कर सकते हो, लेकिन आप मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं करोगे उसके। अब देखिए मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मामला देखें 1980 का, तो इस मामले में न्यायालय ने 42वें संविधान संशोधन को असंवैधानिक एवं अवैध घोषित कर दिया, ठीक है। जो 1942 में कहा था, क्या कहा था 42वें संविधान संशोधन 1976 में, कि इसके द्वारा सभी निदेशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई है, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। लेकिन 1980 में क्या होता है, हटा दिया सब। तो इस बाद में न्यायालय ने 42वें संविधान संशोधन को असंवैधानिक और अवैध घोषित कर दिया एवं केशवानंद भारती वाद में दिए गए निर्णय को वैध ठहराया। और इस वाद में न्यायालय ने मूल अधिकार और निदेशक तत्वों को एक दूसरे का पूरक माना, ठीक है। यानी मूल अधिकार ऊपर है निदेशक तत्वों से। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट, चौथा स्टेटमेंट, पांचवा स्टेटमेंट, ठीक है। ऊपर इसलिए हैं क्योंकि आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। यानी मौलिक अधिकार का होता था। राज्य का नीति निदेशक तत्वों का कुछ हो रहा है तो कहाँ जाओगे, कहीं नहीं जाओगे। ना मौलिक कर्तव्यों में कहीं जा सकते, ठीक है। हाँ, संसद चाहे तो प्रतिबंधित कर सकती है आपको, या राज्य चाहे तो दंडित कर सकता है आपको। न्यायालय में नहीं जा सकती क्योंकि वो दोनों आवाद योग्य हैं और मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं। तो पहला स्टेटमेंट है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता और उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी और सहकारी समितियों का उन्नयन, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा या सुरक्षा, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अब आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन से नीति निदेशक तत्व जो हैं वो संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। देखिए आपको पता होगा कि भाग 4 में, भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निदेशक सिद्धांत है अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। अब कुछ ऐसे हैं जैसे कि 43 का ए है, क्लॉज है वो, फिर 43 का बी है, 38 का ए है, 39 का ए है, ठीक है। हमको इनको ढूंढना है जो बाद में जोड़े गए, संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। तो समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता ये बाद में जोड़ा गया, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी बाद में जोड़ा गया, सहकारी समितियों का उन्नयन बाद में जोड़ा गया, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करना बाद में जोड़ा गया, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण ये मूल संविधान में ही मौजूद था, बाद में नहीं जोड़ा गया। तो 5 को एलिमिनेट कर दीजिए तो कितने कटेंगे, 2 कटेंगे। 1 2 3 4 सी आंसर हो जाएगा इसका। तो देखिए राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण मूल रूप से नीति निर्देशक तत्वों में शामिल था, ठीक है, शामिल है अभी भी। और इसका संबंध है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 में। तो 49 में निहित है ये, ठीक है। 36 से लेकर 51 तक पढ़ोगे तो 49 में जो है ये लिखा मिलेगा आपको। अब देखिए इन सब में क्लॉज लगा हुआ है, देखिए जैसे कि 39 का ए तो ये बाद में जोड़ा गया होगा, 43 का ए बाद में जोड़ा गया होगा, 43 का बी बाद में जोड़ा गया होगा, 48 का ए बाद में जोड़ा गया होगा। तो उनको याद रख लीजिएगा पढ़ पढ़ के 2-3 बार। अब देखते हैं कौन कौन है बाद में जोड़े गए। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान अनुच्छेद 39 ए में है, ठीक है, जिसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। देखिए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गई, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, छोटा संविधान संशोधन कहा जाता है। छोटा संविधान ही कह देते हैं इसको, संशोधन नहीं। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 43 ए में किया गया है, जिसे भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। सहकारी समितियों का उन्नयन का प्रावधान अनुच्छेद 43 बी में किया गया है, जिसे 57वां संविधान संशोधन 2011 के जोड़ा गया, ठीक है, 2011 के द्वारा। अब ये भी टफ करके पूछ लेता है कि 39 से किसके द्वारा, 42वें के द्वारा, 43 भी किसके द्वारा, 42वें के द्वारा, 39 से किसके द्वारा, 42 के द्वारा, 43 से किसके द्वारा, 42 के द्वारा, 43 भी किसके द्वारा, 97वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। 48 से किसके द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्या पर्यावरण का संरक्षण करेंगे, संवर्धन करेंगे, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा सुरक्षा करेंगे, ठीक है। तो 48 का ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है, इसको बाद में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित पर विचार करना है, 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर। अंतर्राष्ट्रीय शांति
और सुरक्षा संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 50 में है क्या? नीति निषेधक सिद्धांत ये जो 36 से 51 के बीच आर्टिकल आएगा वो नीति निषेधक सिद्धांत है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण बहुत पूछते हैं, इसको अनुच्छेद 51 में है क्या? अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 46 में है क्या? देखिए तीसरा वाला करेक्ट है यहाँ पर। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी प्रावधान वो 51 में है और कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण अनुच्छेद 50 में। बहुत पूछते हैं इसको दूसरे वाले को, तो पहले दूसरे तो गलत हो गए अपने, तीसरा करेक्ट है, केवल बी हो जाएगा इसका आंसर इसका। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 51 में, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 50 में, पोषाहार और जीवन स्तर को ऊंचा करने संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 47 में है। और देख लीजिए अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 46 में है। ठीक है, तो ऐसे तोड़ तोड़ के टुकड़ों में आपको सब याद हो जाएंगे 36 से लेकर 51 तक। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। नीति निषेधक सिद्धांतों की चर्चा मूल रूप से संविधान के कुल कितने अनुच्छेदों में की गई है? अभी तो बताया 36 से 51 तक की गई है। अब काउंट कर लो, अगर आप घटा दोगे ना 51 में से 36 तो 15 आएगा, वो गलत है उत्तर। ठीक है, इससे अच्छा 36 से लेकर आप 40 तक गिनिए, तो 36 से 40 कितने हो रहे हैं? 4 नहीं होंगे, 5 होंगे, 36 पर भी तो काउंट होगा। ठीक है, तो 5 हो गए, फिर 41 से गिनो आप 50 तक, 10 हो गए, 51 भी तो है, तो 5 10 15 और एक 16 होंगे टोटल, 15 मत लगा देना। तो नीति निषेधक सिद्धांतों या तत्वों की चर्चा मूल रूप से संविधान के अनुच्छेद कुल 16 अनुच्छेदों में की गई है। ठीक है, 36 से 51 मूल हैं ये, अनुच्छेद की बात हो रही है, फिर क्लॉज अगर काउंट हो गए तो वो लाइन कथन हो जाएगा वो। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। संविधान का अनुच्छेद 44 भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान करता है, यानी कॉमन सिविल कोड। अब दूसरा स्टेटमेंट है, वर्तमान में भारत के भीतर केवल गोवा और तमिलनाडु राज्य में सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता या कोड लागू है। देखिए दूसरा वाला गलत है, केवल गोवा में लागू है। ठीक है, भारत का केवल गोवा में, तो दूसरा वाला गलत है, पहला वाला सही है। ठीक है, पहला वाला सही है केवल, दूसरा गलत है, तो ए होगा ना, सी क्यों होगा? प्रिंटिंग मिस्टेक। तो संविधान का अनुच्छेद 44 भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान करता है। एक समान सिविल संहिता संबंधी प्रावधान लागू करने के लिए राज्य के लिए बाध्यकारी स्थिति नहीं है, याद रखना। वर्तमान में भारत में केवल गोवा में सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता या कोड लागू है, कॉमन सिविल कोड, और किसी राज्य में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 4 स्टेटमेंट है, 4 में से 3 होंगे गलत, 1 होगा करेक्ट, इसी को ढूंढना है। नीति निषेधक सिद्धांतों को मूल अधिकारों की अपेक्षा किसी भी दशा में प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। देखिए कुछ दशाओं में दी जा सकती है, इसलिए गलत है पहला। मूल अधिकारों की अपेक्षा नीति निषेधक सिद्धांतों को सदैव प्राथमिकता दी जाती है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा दी गई थी, लेकिन मिनर्वा मिल्स मामला 1980 में क्या हुआ? हटा दिया सब। ठीक है, इसलिए गलत है ये भी। नीति निषेधक सिद्धांतों की अपेक्षा मूल अधिकारों को सदैव प्राथमिकता दी जाती है, ये भी गलत है, कुछ दशाओं में दी जाती है। तो कुछ मामलों में नीति निषेधक सिद्धांतों को मूल अधिकारों की अपेक्षा प्राथमिकता दी जाती है, केवल डी करेक्ट हो जाएगा। तो उपरोक्त में से विकल्प डी सही है केवल, क्योंकि वर्तमान स्थिति के अनुसार कुछ मामलों में राज्य के नीति निषेधक सिद्धांतों को मूल अधिकारों की अपेक्षा प्राथमिकता दी गई है, जैसे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31C के द्वारा अनुच्छेद 39B और 39C को कुछ अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई है, जैसे कि अनुच्छेद 14 पर और अनुच्छेद 19 पर। 19 में तो आपको पता होगा वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 14 में भी आपको पता होगा विधि के समान समता है। ठीक है, इन मामलों में ऊपर हैं 39 का सी और 39 का बी। DPSP हुआ ना, नीति निषेधक सिद्धांत हुआ। देखिए मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 मामले में न्यायालय ने मूल अधिकार एवं राज्य के नीति निषेधक तत्वों को एक दूसरे का पूरक माना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मानवोचित दशाओं और प्रसूति सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है? किसको मिलती है ये? महिलाओं को। कौन से अनुच्छेद में है ये प्रावधान? ये बड़ा इम्पोर्टेंट है ये
कई बार पूछा हुआ पेपर में सीधे सीधे, अनुच्छेद 42 में। तो देखिए, काम की न्याय संगत और मनोवांछित मानवोचित, ठीक है, मानवोचित को संधि विच्छेद करके अलग करेंगे, क्या हो जाएगा, मानव के लिए उचित, तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना अनुच्छेद 42 के तहत है, ठीक है। अब देखिए, कुछ दशाओं में काम पाने, शिक्षा पाने और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी तथा निशक्तता आदि की दशाओं में लोक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 में है, ठीक है। और लोक स्वास्थ्य का सुधार करना तथा मादक पेयों तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के उपभोग पर प्रतिषेध है, अनुच्छेद 47। ये एक गांधीवादी सिद्धांत है, ठीक है। 36 से लेकर 51 तक कितने भागों में बांटा है इनको, 3 में, सामाजिक सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और बौद्धिक सिद्धांत, यानी उत्तर बौद्धिक सिद्धांत। और गांधीवादी सिद्धांत पूछ लेते हैं बहुत कि कौन सा आर्टिकल गांधीवादी सिद्धांत है, ऐसे अधिकतर नहीं पूछता, ये लिख कर पूछता है। अब 45 में क्या है, प्रारंभिक शैशवावस्था की देखरेख और सभी बालकों को 6 वर्ष की आयु तक शिक्षा उपलब्ध कराना अनुच्छेद 45 में। ऐतिहासिक अभिरुचि तथा राष्ट्रीय महत्व के सभी स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना, ये अनुच्छेद 49 में है, ठीक है। तो सारे मूल हैं, क्लॉज तो है कोई है नहीं, तो यानी मूल संविधान में होंगे 47, 45, 49, क्योंकि 36 से 51 तक आपको पता होना चाहिए कि किस में क्या है, पूछ लेते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा है, जैसे कि 47 हो गया, 45 हो गया, ये 49 भी, और वो 42वां भी प्रसूति सहायता वाला, ये पूछ लेते हैं, 40वां, ठीक है। 40 से लेकर 51 तक तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 50, 51 वाले जो अभी कवर करा दिए, ठीक है। चलिए, अब राज्य के नीति निषेध तत्वों से कुछ 4 से 5 प्रश्न और बचे हैं, इसके बाद हम कवर करेंगे, आगे स्टार्ट करेंगे मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रश्न, ठीक है। फिर संसद, राष्ट्रपति, इस तरह से चलेगा। समय कम है, थोड़ा तीव्र गति से चलते रहिए, हर दिन प्रैक्टिस करते रहें और कोरोना से बच के रहें, ठीक है, क्योंकि बहुत ख़राब दयनीय स्थिति है।